सबसे पहले हम लोग टॉपिक रिफ्लेक्शन को देखेंगे और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के विषय में। ये लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है ना। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। प्रैक्टिकली हम लोग को ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती, ऑब्जेक्ट पे गिरने वाले लाइट हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ऑब्जेक्ट पे गिरने वाले लाइट। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट जो है पैरेलल किसी सरफेस पे आएगी और रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल इंसिडेंट होगी और पैरेलल क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सरफेस रफ होती है और लाइट आती है पैरेलल, लेकिन डिफ्यूज यहाँ से रिफ्लेक्ट क्या होती है? नॉन पैरेलल। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये क्या हो गया? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद रहेगा ना। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप हो गए? दो। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज। अब देखो ये रिफ्लेक्शन बेसिकली हम लोग मिरर के से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिरर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। उससे पहले चीजें विजुअल किस में होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है? बताओ तो। चीजें जो विजुअल होती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन यदि होगा तो चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, आप उसको सेंस नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो चीजें जो क्लियरली विजुअल होती है वो किस चीजों में? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सरफेसेस रफ रहेंगे, लाइट तो आएंगे पैरेलल, लेकिन वो रिफ्लेक्ट क्या होंगे? नॉन पैरेलल। ये मिरर देखो दो प्रकार का होता है। एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एस्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एस्फेरिकल मिरर। तो ध्यान देना, प्लेन मिरर में अगर हम रे डायग्राम बोले तो प्लेन मिरर का रे डायग्राम बहुत ही आसान होता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि इमेज बनाइए प्लेन मिरर में बाय रे डायग्राम। तो देखो एक प्लेन मिरर हमने मान लिया, ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ए बी लेते हैं और एक रे को मिरर पे क्या करा देते हैं? इंसिडेंट कराते हैं। क्लियर है ना। तो ये रे क्या होगा कि इसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है? पीछे से। एक दूसरा रे जो इसके P पॉइंट पर, ये P पॉइंट में बना देता हूं इसका, ठीक है, यहाँ पर एकदम ये B पॉइंट हो गया, ठीक। ये पॉइंट क्या हो गया? P। यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो जितना एंगल बनाया गया इस सरफेस से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही एंगल बना के ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट। बस समझ रहे हैं? तो आपको लगेगा कि ये रे जो है कहां से आ रहा है? पीछे से। तो जहां से आता हुआ फील होगा और ये रे जहां से आता हुआ फील होगा, वहां पे एक इमेज बनेगा A डैश B डैश। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बना, ठीक है, इसका नेचर क्या हो गया? वर्चुअल और इरेक्ट बना, काल्पनिक बना है और सीधा बना है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा कहानी है कि जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा? इमेज। अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हो तो इमेज भी कितना बनेगा? 25 सेंटीमीटर। तो यदि आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा जाए, सवाल क्या है? ये देखो, ये थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लग रहा है, पर प्रैक्टिकली जो होगा ये रे एकदम कुछ सीधा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ऐसे। क्लियर है ना। ये एकदम इसको एकदम सीधा बनाना, ये नहीं कि टेढ़ा वाला मत करना, इसके वजह से बनाइएगा। जब भी आपको कॉपी में अगर पूछा जाएगा प्लेन मिरर से रे डायग्राम तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लो प्लेन मिरर में बोल देगा कि प्लेन मिरर के 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई आप ऑब्जेक्ट रखे हो, तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा? कितना? 100 सेंटीमीटर होगा ना जी? हाँ कहाँ ध्यान था? मैंने बोला कि अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर पे ऑब्जेक्ट रखे हो, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है?
चलो इसके बाद देखो, ये तो प्लेन मिरर का कहानी हुआ कि इमेज रे डायग्राम के थ्रू हम लोग इमेज बना दिए कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए भी है तो इसका इमेज ऐसा बना। नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, वर्चुअल डायरेक्ट। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये लेटरल इन्वर्जन क्या है कि लेफ्ट साइड का जो है वो राइट आपको पता चलेगा, राइट पार्ट लेफ्ट, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि हम लोग देखते हैं ना मिरर में अपना लेफ्ट हैंड देखते हैं तो राइट समझ में आता है, और जब राइट हैंड देखते हैं तो लेफ्ट समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के विषय में। तो देखो स्फेरिकल मिरर जो होंगे बेसिकली कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल, एक कन्वेक्स मिरर होंगे, ठीक है, एक कनकेव ले लो और दूसरा क्या लिख लो यहाँ पर कन्वेक्स लिख लो, ठीक है। एक कनकेव मिरर हुए और दूसरा क्या हुए कॉन्वेक्स मिरर हुए, क्लियर है, ठीक। और दोनों को हम स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल होंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया कनकेव मिरर और ये मान लो क्या हो गया कॉन्वेक्स। अगर स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर का ही ना पार्ट है। ये भी अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, बात समझ रहे हैं? तो ये कनकेव मिरर, दूसरा क्या हो गया कन्वेक्स मिरर। ये मान लो इतना दूर अगर आप मिरर लिए हो तो ये अपर्चर कहलाएगा, और यहाँ से सेंटर से अपर्चर के बीच वाला जो पॉइंट होगा उससे जो लाइन क्रॉस करेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, इस पॉइंट को पोल बोलेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट कहलाएगा फोकल पॉइंट। ठीक, यहाँ पे भी उसी तरीके से काम होगी, ठीक है। ये आपका मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और इसके बीच क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा, बात समझ रहे हैं कि कोई डाउट? तो मिरर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, कनकेव हो गए, दूसरा कन्वेक्स हो गए। और यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ, देखो ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन जो होता है 2f बराबर r होता है, बोले तो f बराबर r बाय क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? इसको साबित करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, कनकेव मिरर ले लिया, इसके सामने आप क्या रख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट, या फिर आप एक रे को सीधा सीधे यहाँ पे क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को पास करा दो, ठीक है, कहाँ पे, मिरर पे। तो आपको शायद पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो ये फोकस से होके निकलता है, कहाँ से निकलता है, फोकस से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ ये वाला प्रॉपर्टीज पहले। देखो यदि कोई मान लो मिरर हो, चाहे वो कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे आएगा ना तो याद रखना वो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से, क्लियर है ना, ये चीज को दिमाग में रखना। दूसरा, अगर मान लो कोई मिरर है चाहे कनकेव हो या कॉन्वेक्स है, यदि कोई रे फोकस से होके आ रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। दिमाग में बैठा है सब, रे डायग्राम ये सब हेल्प करेगा आपको पॉइंट, ओके। इसके बाद देखो यदि कोई मिरर है और पोल पर कोई रे आ रहा है इस पॉइंट पे, तो जितना एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पोल वाली कहानी हो गई, ठीक है। और एक कहानी और आप याद रखना, मिरर में चाहे कनकेव हो या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी यही सब काम होगा, ठीक है। तो इसमें देखो यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा हो, किससे आ रहा हो, ये फोकस हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट जाएगा, ठीक है। एकदम ये 4 पॉइंट दिमाग में बैठा दो कि मिरर है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है तो कहां से निकलेगा, फोकस से, ठीक है। यदि पोल पे आ रहा है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। यदि कोई फोकस से होके आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आने वाला रे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रे हमने क्या किया था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट कराया था तो कहाँ निकला, फोकस। अब देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे
कि बीच में जो होता है ना लाइन, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और ये जाके मिलेगा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत? तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे दो कहानी बनेगा, जैसे मान लो एक मिरर सरफेस ले लेंगे, एक इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दो, और ये इसका क्या बन गया, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ हो गया। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन, ये इसका सेकंड लॉ हो गया। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल इसके बराबर होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो ये 2 थीटा पूरा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा होगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो किसी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ इंटरनल टू अपोजिट एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इधर देखो ये 2 थीटा है, अंदर वाला थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगा, जैसे ये पोल हो गया, पी हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम ये मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एम। दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है इमेज। इसको अगर मैग्नीफाई कर दे तो देखो ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से एक पैरेलल रे इंसिडेंट करा है, ये कहां से निकला, फोकस से होके, कोई दिक्कत? ये इसका नॉर्मल कहां पे जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा और ये एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? और हमने यहाँ पे इस पॉइंट को ए माना है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है एन, और इस पॉइंट को क्या माने, बी। यही काम किए हैं। अब हमें चाहिए क्या, कंसेप्ट कि f बराबर r/2। ये आप बताइए कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं। तो बिल्कुल होगा, कैसे होगा समझिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इस ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल यहाँ देखो ए एंड सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए एंड सी। ए एंड सी में ना हम एंगल सी थीटा है, तो हम tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, tan थीटा बराबर an by ncn, ठीक है। cn या nc जो दो, क्लियर है ना, cn ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, ये cn या nc करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये tan थीटा निकल गया। अब देखो ये tan थीटा जो यहाँ पे रे के बीच का डिस्टेंस है, देखो तो बहुत कम होता है। अगर हम tan थीटा को बहुत छोटा एंगल कंसीडर कर ले, तो tan थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan थीटा टेंड्स टू व्हाट, थीटा ले लेंगे। तो बताओ थीटा बराबर क्या लिखोगे, an/nc लिखोगे कि नहीं। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, समझ में आ रहा है? इस पिक्चर को इरेज कर लेना, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा कहानी क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल AFN में ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AFN। AFN में ध्यान दो, हम ले रहे हैं tan 2 थीटा, फिर tan 2 थीटा क्या होगा, an/fn, an/fn हो जाएगा, ठीक है। फिर से फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल के लिए कहानी 2 थीटा बराबर क्या होगा, an/fn होगा ना, कोई डाउट? अब देखो n जो होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे an, सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकंड इक्वेशन, सेकंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो, फर्स्ट। तो 2 थीटा अपॉन थीटा, देखो 2 थीटा अपॉन थीटा, ये हो गया an बट्टा क्या चीज, fn, और नीचे क्या an बट्टा nc हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा से थीटा उड़ा दिए, तो 2 बराबर an से an भी उड़ गया, तो nc ऊपर चला जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा, fn, क्लियर है ना। अब देखो n और p ना काफी क्लोज होंगे, तो जब काफी क्लोज होंगे तो n को p से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन कि इफ n इज वेरी क्लोज टू, क्या बोलोगे,
P, then NC is equivalent PC and FN is equivalent FP या PF ना, क्या लिखोगे? इसलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा? NC का जगह पे PC और FN की जगह पे क्या करोगे? PF। तो 2 बराबर देखो PC, P से C तक का जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये R हो गया और ये फोकल F हो गया। और लेफ्ट साइड का साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो F बराबर क्या मिल गया हमें? R/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन कन्वेंशन क्या होता है समझो इस चीज को। साइन कन्वेंशन का मतलब देखो, जैसे 2 डायमेंशनल एक्सिस बनाते हो ना, तो यहाँ पे ओरिजिन मानते हो, तो इधर जो भी डिस्टेंस होता है ना ये पॉजिटिव, इधर जो डिस्टेंस होता है नेगेटिव, इधर ऊपर पॉजिटिव है नीचे क्या नेगेटिव। तो ऊपर देखो, ऊपर सारा चीज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ मैटर नहीं करेगा, हम ऊपर जा रहे हैं, चाहे लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से जाए, साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम डाउन आ रहे हैं किधर भी, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, तो नेगेटिव। लेकिन यदि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव और राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको हर जगह देखो यूज होगा। आपने क्लास 11 में काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था, और सॉरी अभी तुम लोग को क्लास 10 में ना पढ़ा रहे हैं हम लोग ये प्रूफ भी क्लास 12 का है नहीं, ये 10 में सीबीएसई में देता है तुम लोग अभी तो 10th में है ना, अभी हम 11 का नहीं ले रहे हैं क्लास चलो इसका पीक ले लो पहले, फिर क्लास लेते हैं। चलो इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़े। ऐसे जाओगे ना अपनी 10 के बाद क्लास 11 में, तो काइनेमेटिक्स में ये चीज हम लोग पढ़ेंगे जब मोशन के विषय में स्टडी करेंगे, 1D मोशन 2D मोशन। ठीक है, तो 1D मोशन में ही ये चीज आपको बताया जाएगा कि आप ऊपर जाओगे तो U पॉजिटिव लोगे, V पॉजिटिव लोगे, ठीक है, टाइम पॉजिटिव लोगे, ठीक है, S डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव देते हैं। वो साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि आप बॉडी को ऊपर फेंको या बॉडी को आप नीचे गिराओ, ठीक है, वो उसका जो फोर्स होगा क्या होगा? अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो हमेशा नीचे आएगा। इसका मतलब जी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। उसी तरह टाइम साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करेगा। आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, टॉप जाओ, बॉटम आओ, टाइम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस पे चूंकि वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि V U ये सब हम लोग क्या ले रहे हैं? उसका डिस्टेंस ले रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस पोल से, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, या फोकल लेंथ या रेडियस का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो 10 क्लास 10 के अकॉर्डिंग है, नो डाउट की नहीं है। 12 में जाओगे तो और थोड़ा डिटेलिंग, 11 12 में जाओगे तो और डिटेलिंग होता है, क्योंकि 11 में तो ऑप्टिक्स आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, 12 में जाओगे तब जाके ऑप्टिक्स स्टडी करने को मिलेगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो इसी तरीके से हम लोग इस पे भी रिलेट कर सकते हैं ना, कन्वेक्स मिरर पे। हाँ, अपने से करोगे रिलेट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज हम लोग को समझ में आया कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन जो होता है F बराबर क्या होता है? R/2। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं, इरेज कर देना। क्लास 10 ये सब का जो चैप्टर है ना, 2 days सफिशिएंट, उससे ज्यादा क्या क्लास दिया जाएगा सर? उससे ज्यादा डेटा ही नहीं दिया है। देखो, अब हम लोग का ये जब हम लोग लॉ जान गए रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो रे डायग्राम आता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे और इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो कुछ हम बता रहे हैं, आप याद रखना। जैसे मान लो कि हम सबसे पहला ले रहे हैं कि ये मान लो कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये हो गया फोकल पॉइंट और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
हम क्या कर रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है कहां से बाहर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब बाहर रहेगा, ठीक है, और एक रे आप इंसिडेंट कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये किधर से निकलेगा, ये फोकस से होके निकलेगा। बात समझ रहे हैं, कहां से निकलेगा, फोकस से। क्लियर है। दूसरा रे आप कहां भेज सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे लाइन मेरा थोड़ा टेढ़ा खिंचा जा रहा है, आप इसको सीधा बनाना। क्लियर है ना। और ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं इमेज। फिर से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हम यहाँ पर मान लो क्या ले लेते हैं, फोकस। ये क्या ले लेते हैं, और इससे बाहर हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। नहीं, यहाँ से रे को क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, और ये कहाँ से निकलेगा, फोकस से। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाएगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक इमेज बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। और इसकी नेचर क्या हो जाएगी, रियल बनेगा इमेज, क्योंकि डायरेक्ट रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है। इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है ना। कैसे उल्टा हुआ, ये देखो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज देखो इस तरीके से बन गया। ये पॉइंट देखो कॉमन हो रहा है, सीधे यहाँ से ऐसे बना, उल्टा बन गया ना। तो इस तरह की इमेज के नेचर को क्या बोलते हैं, रियल और इन्वर्टेड। कहानी समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक ये वाला कहानी, और क्या क्या कहानी आप लोग पढ़ते हैं बताओ। यहाँ पे इसी का पहले रिवर्स देख लो ना। रिवर्स देख लो कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकल पॉइंट के बीच में। तो इमेज कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये हो गया, सी हो गया, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रख दिए, ठीक है। यहाँ से रे इंसिडेंट होगा, ये रे कहाँ से निकलेगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो डाल नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे डाल दिए, कहाँ पे, पोल में डाल दिए। ये इससे बाहर निकल गया, तो देखो इमेज बना ना यहाँ पर, ये ए डैश बी डैश, ये सी से क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्लियर है ना। यहाँ पे भी नेचर अगर देखोगे तो क्या बन रहा है, रियल एंड याद रहेगा ना। रियल बने सीधा, इन्वर्ट रियल बने वास्तविक, इन्वर्टेड बने उल्टा। सीधा होता है वर्चुअल और इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, वहां पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें एक पोजीशन ऐसा होता है कनकेव मिरर में, जहां पे इमेज आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। वो सिचुएशन हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आपको 5 केसेस जो आपके बुक में दिया है, उसमें इमेज का नेचर रियल और क्या बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है। तो चलो तीसरा कांसेप्ट बताओ जल्दी से, क्या होगा। अब देखो, अब हम लोग कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। समझ रहे हैं। तो ये क्या जाएगा, यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट हुआ, और यहाँ से फोकस से होके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। दूसरा रे ये आपका ए बी है, ठीक ना। दूसरा रे को हम कहाँ भेज देंगे, पी पे, पोल पे, और ये यहाँ से, मुझे लग रहा है थोड़ा हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे किए, ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो देखो यहाँ पे बना ना इमेज, तो ये इमेज भी यहीं पर बन जाएगा, बोले तो फोकस। क्लियर है। आप इसको अपने बनाना, पेंसिल वगैरह से बनाना, मेजरमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट सही होगा तो आपका जितना डिस्टेंस में ये है ना, उतना ही डिस्टेंस में ये इमेज भी बनेगा। आई मीन जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, उतना ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज। लेकिन यहाँ पे भी नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना। कोई डाउट। तो 3 केस समझ में आ गया। पहला कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्म beyond center of curvature. When object at center of curvature, then image also form at center of curvature. समझ में आ रहा है क्या, बोलो कोई डाउट। और इसमें सब में नेचर क्या हो रहा है, रियल और
इन्वर्टेड। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद बताओ और क्या क्या केस है, जल्दी से बताओ। सर इन्फिनिटी। यदि हम कहाँ रख दे इन्फिनिटिव पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। ठीक है ना, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। तो कैसे बनाएंगे बताओ, इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे? सर जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है वहां से पैरेलल ले जाता है। हाँ, यहाँ से मान लो इन्फिनिटिव पे है, यहाँ से एक रे को हम क्या करा देंगे? इंसिडेंट करा देंगे। ये कहाँ पे जाके मिलेगा? फोकस। फोकस पे। कहाँ पे? फोकस। ठीक है, अब आपके पॉइंट साइड में बनेगा। कैसे बनेगा? पॉइंट साइड में। नहीं, अब बताओ दूसरा रे कहाँ पे आएगा? वो भी फोकस ही करना है। हाँ, यहाँ से एक रे निकाल देंगे, यहाँ से एक रे अगर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इमेज बनेगा ना। बात समझेगी ना? क्योंकि सारा रे कहाँ आ रहा है? सारा रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये सब जाके कहाँ पे मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। इस इमेज का भी नेचर क्या होगा? इधर से भी अगर हम लाएंगे ये कहाँ पे मिलेगा? इधर से भी हम लाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा? इधर से भी लाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा? इधर। ये भी वापस आ जाएगा ना टकराने के बाद। उधर तो जा नहीं सकता है, इधर तो पेंट किया हुआ सरफेस है। ठीक, तो फाइनली आपको इमेज कहाँ पे मिल रहा है? एट फोकस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटिव देन इमेज फ्रॉम दैट फोकस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी क्या होता है समझना, कि कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल और इरेक्ट बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका पोजीशन ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। फोकस और पोल के एकदम बीच में रख देंगे। ठीक है ना, फोकस और पोल के बीच बोले तो सेंटर नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे ए भी एक हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे को हम क्या किए? पैरेलल इंसिडेंट कराए, तो ये कहाँ से निकला? फोकस से होके निकला। ठीक है, दूसरा रे हम कहाँ पे भेज दिए? पोल पे, तो ये फिर यहाँ से निकला ऐसे ना। तो आपको ये लगेगा कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। ये भी रे आपको कहाँ से लगेगा? पीछे से आ रहा है। नहीं, तो देखो ये आपका इमेज बना। ये इमेज कैसा है बताइए? वर्चुअल और इरेक्ट। कोई डाउट? समझ में आ गया ना? कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? बताओ तो। कन्वर्जिंग, क्योंकि सारा रे अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पे आके मिल रहा है? फोकस पे। कहाँ पे मिल रहा है? फोकस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जिंग। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के विषय में बात करें तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है ये रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कहाँ से आता हुआ फील होगा? फोकस से आता हुआ फील होगा ना। तो ये भी फोकस, तो ये क्या हो गया बताओ? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग मिरर के नाम से कौन जाना जाता है? कन्वेक्स। कन्वर्जिंग मिरर के नाम से कौन जाना जाएगा? ठीक है, कन्वेक्स में जो आप रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, उसमें आप देखना, उसमें इतना सारा केस हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे भी मान लो ये P हो गया, ये क्या हो गया? F हो गया, और इसको ये तो ये सेंटर कर्वेचर यहाँ पे भी बना दो ना। फोकल ये क्या बना दो? सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो हम इस साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उधर तो हम नहीं ना रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। बात समझ रहे हैं कि नहीं? भले इमेज उस तरफ बने, अदर मैटर, हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मान लो कि हमने क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट को रखा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ रखे हैं? बाहर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्शन हमें कहाँ से दिखाई देगा? फोकस से। आई मीन वहां पे जा, जैसे कोई भी पैरेलल रे इंसिडेंट होता है तो जाएगा कहाँ? फोकस से। लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट ऊपर हो गया, तो हमें फील होगा कि ये आ कहाँ से रहा है? फोकस से। दूसरा रे फिर हम कहाँ भेजेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। कहाँ भेजेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको स्केच वगैरह से बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिटर्न होगा। तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है? तो देखो ये दोनों से पैटर्न बिंदु से क्या बन जाएगा? छोटा सा इमेज बनेगा ना। हाँ, A डैश B डैश, यही ना बनेगा इमेज। देखो ये रे ऐसे गया, ये रे ऐसे आया,
यहाँ से यहाँ पे इमेज बना ना, क्लियर है? छोटा सा इमेज बनेगा और ये इमेज कैसा कहलाएगा नेचर में? वर्चुअल। आई होप क्लियर हो रहा होगा, रेड आएगा, ठीक है? पक्का ट्रेस कर दो इसको, बना लोगे ना? चलो फिर इसके बाद देखो मिरर में आपको मिरर फार्मूला जो है उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। मिरर फार्मूला समझते हैं ना? मिरर फार्मूला और इसी के साथ हम लोग क्या देखने वाले हैं? मैग्नीफिकेशन, ठीक है? तो मिरर फार्मूला में देखो क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर कितना? 1/m, और मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हम लोग देख रहे हैं ना, वो लीनियर मैग्निफिकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लीनियर, ठीक है? हायर क्लास में जाओगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है? जब आप माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे जो मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंडिंग करेंगे वो एंगुलर, एंगल बनाते हुए। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? बस लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? तो ये मिरर फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा, तो कनकेव कन्वेक्स सभी के लिए है। तो इसको भी प्रूव करना बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। हम इन शॉर्ट आपको इसका प्रूफिंग बता देते हैं, ठीक है? पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, बस बता रहे हैं। नॉर्मल देखो ये p हो जाएगा, ये फोकस है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और यहाँ से एक रे को इंसिडेंट कराएंगे, और ये कहाँ से निकलेगा? फोकस से, और दूसरा रे पोल पे, और ये इधर से फिर कहाँ जाएगा? इस तरीके से ना, ये दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या बन जाएगा? एक इमेज बन जाएगा। और ये इमेज क्या कहलाएगा? a' which is नेचर में क्या होगा बताओ? रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, एक रे और कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसी डायरेक्शन। तो हमको इमेज बनाने के लिए 2 रे का रिक्वायरमेंट था। हमने एक रे यहां से निकाल लिया, दूसरा रे यहां से इस पॉइंट पे कट किया, तो हमको मिल गया एक रे। क्लियर है ना? कोई डाउट? हाँ, तीसरा रे आप यहां से भेज सकते हो इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना कट के, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। अब इसको मान लो कि प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है? तो देखो यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल ABP और एक ट्रायंगल बन रहा है A'B'P। इसको ना क्या कर देना? सिमिलर कर देना। तो देखो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। किसी दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, और ट्रायंगल A से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें करोगे क्या? ABP सिमिलर कर दोगे ट्रायंगल किससे? ABP, A'B'P होगा ना? और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड के रेशियो बटेंगे, तो हम साइड का रेशियो AB भी नहीं लेते हैं। अगर हम इसका A से P लिए तो इसका क्या ले लेंगे? A', ठीक है? अगर हम इसका AB लिए, चलो AB नहीं लेते हैं, इसका अगर हम AB लिए तो इसका क्या हो जाएगा? A', स्पेसिफिकेशन क्या मान लो? 1। सिमिलरली, ठीक है, आप देखो इधर फिर से एक ट्रायंगल देखना। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जिसका नाम क्या होगा? M। देखो ANF सिमिलरली ट्रायंगल ANF सिमिलर हो जाएगा। देखो ANF किससे सिमिलर होगा? A', से होगा। देख लो, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। क्लियर है ना? इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? देखो FM हो जाएगा, या NF कर देते हैं ना, NF। इधर से NF लिए तो इधर से क्या लेंगे? A'। इधर से AN ले लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा बताओ? इधर से AM, इधर से AN ना लिख के NA कर दे, सीक्वेंस मिलेगा। NA ले लिए तो इधर का क्या ले ले? AB ले ले। अब चूंकि NA किसके बराबर है? देखो NA AB के बराबर है ना?
अच्छा ये a डैश b डैश होगा ना, a डैश ये बटा ये a डैश b डैश। अब देखो ये इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? nf बटा a डैश f बराबर ab बटा कितना? a डैश b डैश। इसको इक्वेशन क्या मान लोगे? अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से देखो राइट साइड क्या है दोनों का? इक्वल है। तो जब राइट साइड बराबर होगा तो क्या करेंगे? लेफ्ट को भी इक्वल करेंगे। तो ab बटा a डैश b बराबर क्या होगा? nf बटा a डैश। समझ में आ रहा है? अब देखो AP कहां से आ गया? अभी हम AP कैसे ले दिए? अच्छा यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या किए हैं बता रहे हैं, ABP लिए है ना, और इधर से क्या लिए थे? ABP, और इधर से AP कैसे आ गया था यहाँ पर? वो सर वो नहीं ये ट्रायंगल ABP लिए ना। अच्छा ये वाला AP है ना? ओ सॉरी। हाँ ठीक है नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस लेंगे, n नहीं लेंगे क्योंकि ट्रायंगल P पे बन रहा है, n पे नहीं बन रहा है। सही एकदम करेक्ट है, गलत नहीं। ठीक है अब देखो n को P से काफी क्लोज कर रहे हैं, तो हम nf जो है किसके बराबर लिखेंगे? pf के बराबर। ठीक है तो if n is very close to क्या करोगे? वेरी क्लोज टू P, then nf बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? अब क्या कीजिएगा बताइए? इसलिए AP बटा a डैश P बराबर nf की जगह pf, अब बटा क्या चीज? a डैश। अब देखो a से P का डिस्टेंस जो है ना, देखो ये u है। साइन कन्वेंशन कहता है कि इधर आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। तभी हम AP इसको रहने देते हैं। ठीक है और नीचे देखो a डैश P क्या है? इमेज है। ये क्या हो जाएगा? V। ये क्या हो जाएगा? V। समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो गया a डैश P। इसको भी रहने दो, जो डेटा हमें पता है ना उसको भी दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक PF, P से F भी हमें पता है तो PF भी रहने दो। a डैश F पता है, देखो तो a डैश F जो है हमें नहीं पता है, तो हम कहां से कहां तक ले सकते हैं? a डैश P में PF घटा सकते हैं ना? a डैश P में क्या घटा देते हैं? PF। कोई दिक्कत? A से P बताओ क्या होगा? माइनस u। a डैश P कितना होगा? माइनस b। pf कितना होगा? माइनस f। a डैश P कितना होगा? माइनस b। अब फिर pf कितना होगा? माइनस। चलो देखते हैं, इससे वैल्यू निकाल के ये माइनस माइनस प्लस गया तो u बाय v बराबर माइनस f बटा माइनस b प्लस कितना? f। u से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस b प्लस f बराबर कितना? माइनस b। अब क्या करोगे? माइनस यू बी प्लस यू एफ बराबर कितना? माइनस बी एफ। दोनों तरफ क्या करोगे? यू बी एफ से डिवाइड कर दो। ठीक है कर सकते हैं। तो देखो कटेगा क्या क्या? यू बी कट गया तो 1 माइनस 1 बाय यू एफ गया तो 1 बाय बी, और इधर देखो जी एफ से बी एफ गया तो माइनस 1 बाय कितना? तो 1 बाय यू को इधर कर दो, 1 बाय एफ को उधर कर दो, तो 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू बराबर कितना? 1 बाय। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही होता है आपका क्या? मिरर फार्मूला। अब मैग्निफिकेशन भी इसमें आराम से निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस रिलेशन क्या मानोगे? फर्स्ट अब देखो ये एबीपी ट्रायंगल, ध्यान दो ट्रायंगल एबीपी सिमिलर है किससे? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। जब सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए AB बटा क्या चीज? A डैश B डैश। देखो AB बटा A डैश B डैश बराबर क्या होगा? AP बटा क्या चीज? A डैश B। कोई डाउट? अब देखो AB क्या है? हाइट ऑफ इमेज, तो हम I मान लेते। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। A डैश B डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। देखो इसके आगे माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड है। ठीक है AP देखो माइनस u
और ये देखो माइनस ए डैश बी माइनस बी होगा ना। तो देखो ओ बट्टा माइनस आई बराबर, ये माइनस से माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, इसको पलट दो तो क्या होगा, आई बाय ओ बराबर बी बाय यू। तो आई बाय ओ, ये माइनस उधर भेज दो तो माइनस बी बाय कितना यू, इसको सेकेंड मान लो। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन कितना है, m बराबर आई बाय ओ, और दूसरा आई बाय ओ बराबर इतना निकला है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, m बराबर आई बाय ओ बराबर माइनस बी बाय यू। याद रहेगा ना। चलो इसको फ्लिप कर दो, फिर हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेन हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, मेन वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्रिटिकल एंगल को लेकर। ठीक है, अगर आपको क्रिटिकल एंगल समझ में अच्छे से आता है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है, रिफ्रैक्शन सॉरी, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के केस में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और घटना होगा रिफ्रैक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा ये समझते हैं। इरेज कर देना इसको। तो पहले तो जानो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। देखो होता क्या है ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है ना, तो उसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस इतना दिमाग में सेट कर दो। Whenever light enter from one medium to another medium, that is known as refraction. Okay? तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो हम दो मीडियम बना रहे हैं, एक हम वाटर ले लिए हैं, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं एयर। ये एयर हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, when light entered from rarer, एयर रेयर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वाटर कैसा है, डेंसर मीडियम। ठीक है, वाटर ये क्या है, डेंसर। अब देखो when light enter from rarer medium to denser, then it bends towards the normal। याद रखो, it bends towards the normal। नॉर्मल समझ रहे हो ना, सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। And when ray enter from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। और ये कितना नॉर्मल होगा, तो इसके पैरेलल देखो, देख रहे हैं ना कितना शिफ्टिंग हुआ, ये समझ में आया। ये नॉर्मल हुआ ना, यहाँ पे भी ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, और ये रे यहाँ आना था इस डायरेक्शन में, आ गया इस डायरेक्शन में, इसका मतलब रे शिफ्ट कर गया, अपने पोजीशन से क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। तो ये डिस्टेंस को ना हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट। समझ में आ रहा है। अब सवाल है कि लेटरल शिफ्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे बना एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंड रे ऑफ इमर्जेंट। नहीं समझ में आया, इंसिडेंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अब इस सब का डेरिवेशन हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, 10 में इतना डिटेलिंग नहीं पूछता है, समझ रहे हैं जी। हालांकि लेटरल शिफ्ट निकालने का कैलकुलेशन हम लोग क्लास 12 वाले लोग को बताते हैं। ठीक, किस तरीके से लेटरल शिफ्ट निकाला जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, पक्का क्लियर हो रहा है। अब इसी में हम एक केस बताते हैं तुमको। ये तो समझ में आ गया कि रेयर मीडियम से लाइट कहाँ आ रहा है, डेंसर मीडियम, और वापस डेंसर से रेयर में, तो रेयर से डेंसर में आएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इंटर्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अब इसमें एक घटना बताते हैं जो बराबर जो है आप लोगों को कंफ्यूज करता है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, घटना किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक, और घटना स्टार्टिंग होगा डिफ्रैक्शन से। देखो एक बार अगर आप लाइट मान लो यहाँ पे कोई, अच्छा एक चीज और भी बता देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है।
ठीक है, और यहाँ से लाइट हम इन लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। रेयरर टू डेंसर में पास करा के नहीं करने का, डेंसर टू रेयरर में पास कराइए पहले, ओके। तो देखो यहाँ से क्या होता है ना, बता रहे हैं, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एक रे जो है सीधे इंसिडेंट होके बाहर निकल गई, ठीक है। एक रे मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, सॉरी, इस जगह पे, ठीक है। तो ये इधर से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। कभी देखो अभी तक मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये भी रिफ्रैक्ट, यहाँ पे रे आया फिर रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये वाटर है, ठीक, यहाँ पे रे आया फिर रिफ्रैक्ट। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब रे जो है ना सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका नॉर्मल बनेगा ना, ध्यान देना, यहाँ पे जो इसका नॉर्मल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक। जहां पे 90 डिग्री बनता है वहां पे ये आई एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। आज जब 90 डिग्री होता है तो एंगल आएगा। जब ये रे यहाँ से निकलता हुआ रे जो है सरफेस पे, इस सरफेस पे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल एंगल। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल आई। इसको हम कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे, आई। अब मान लो यहाँ से कोई रे अगर गया तो ये अंदर आ गया, ये वापस कहाँ आ गया, अपने मीडियम में। अब ये रिफ्रैक्शन ना होके क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कब हुआ, तो देखो जब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब नया एंगल ये जो आ रहा है ना, क्रिटिकल एंगल से क्या हो रहा है, ज्यादा, तो अपने ही मीडियम में क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो इस घटना को हम लोगों ने क्या कहा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल समझ में आया। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हो गया, यहाँ से रे जो है यहाँ नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से कोई एंगल बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें कहानी 10th लेवल में इतना जानना सफिशिएंट है। ये पक्का अच्छे से क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखोगे तो रिफ्रैक्शन में बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर और क्या क्या घटना, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक छोटा सा टॉपिक समझ लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉस क्या होता है बता दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक पॉइंट पे लाई करेगी, एक प्लेन में आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। बोले तो sin i बाय sin r का रेशियो जो आपको मिलेगा, ये इंसिडेंट और ये मान लो रिफ्लेक्शन अगर हम लोग ले लिए और इसका रेशियो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना है, इसको ना हम लोग आगे चल के स्नेल्स लॉ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट आप ले लो किसमें, एयर में या वैक्यूम में ले लो, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ, मीडियम। समझ में आ रहा है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्टिव। जैसे कि आपने सुना होगा डायमंड का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो स्वाभाविक है, इसका मतलब यही होगा कि अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 बराबर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमंड। तो कहने का मतलब लाइट की स्पीड डायमंड में, एयर में जो लाइट की स्पीड है उसका 1/2.42 टाइम्स हो जाएगा। नहीं बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो होगा, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, इन डायमंड, ये जो हो जाएगा वो 3 × 10⁸ का कितना, 2.42। इसका मतलब किसी भी मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है तो लाइट की स्पीड क्या हो रही है, कम हो जाती है। क्या हो रही है, चलो इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्पर्शन, ये रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर डिस्पर्शन देखेंगे।
ठीक है। डिस्पर्शन में बहुत सारे नई नई चीजें आएंगी, प्रिज्म आएगा, एंगुलर प्रिज्म आएगा, एंगुलर डेविएशन आएगा, ठीक है। क्या रिलेशन होता है एंगुलर प्रिज्म डेविएशन में, इसके अलावा रेनबो कैसे बनता है, प्राइमरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे सीखेंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जो रेनबो बनता है, क्या वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी होती है या पार्शियल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखोगे तो जनरली हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, लेकिन वहां पे केस ऐसा बनता है जहां पे आपको फील कर लोगे आप कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केसेस नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं पार्शियल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो दिखाई देता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पर प्रैक्टिकली फुल्ली होता नहीं। तो कैसे क्या कहानी है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही।